हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देख रहे हैं, बट ऐसा प्रॉब्लम मैं अभी तक एक भी नहीं देखा है। इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या है कि दो वेरिएबल मतलब दो फंक्शंस हैं, उनके लिए हम फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। मतलब कि जितनी भी हमने अभी तक हमने फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व किए थे उनके अंदर हमारा सिर्फ एक ही फंक्शन होता था और उसके रिस्पेक्ट में हम फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करते थे। बट इस बार क्या है कि हमारे पास दो दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन को सॉल्व करके उनकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे हम। अगर किसी को ये प्रॉब्लम बिना हिंट के ट्राई करना है तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और खुद से इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब खुद से ट्राई कर सकते हैं प्रॉब्लम को। और अदरवाइज अभी क्या है कि हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा फंक्शन है इसको p ऑफ x, y से डिनोट करेंगे। ऐसा क्यों? अ, अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज है x और y, तो इसलिए हमने p ऑफ x, y से डिनोट किया है, सिंपल। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पे ये लिखेंगे कि जो हमारी f ऑफ जीरो की वैल्यू है वो क्या है, a। हम ये एजम्पशन मान के चलते हैं कि हमारे f ऑफ जीरो की वैल्यू a है फॉर सम a बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, क्योंकि जो हमारे दोनों के दोनों फंक्शन है वो रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स में, तो जो हमारा a होगा वो भी एक रियल नंबर होने वाला है डेफिनेटली। तो या सबसे पहले हम f ऑफ जीरो की वैल्यू a मान के चलेंगे। अब क्या करेंगे, हम फंक्शन को हम ये प्रूव करने वाले हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो आइडेंटिकली जीरो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो f ऑफ x है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये चीज नहीं होने वाली है। सॉरी, एक सेकेंड, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब इसका हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं कि ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं है। हम यहाँ पे हम कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करने वाले हैं। हम सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे कि हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो आइडेंटिकली जीरो है। ओके, assume f is identically zero। ओके, अब हमारा f क्या है, आइडेंटिकली जीरो है। तो अब यहाँ पे p ऑफ x, y से हमारे पास क्या आएगा कि जो f ऑफ x माइनस थ्री टाइम्स f ऑफ y है दैट इज इक्वल्स टू x टाइम्स f ऑफ y माइनस y टाइम्स f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ओके, तो यहाँ से f ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इस साइड क्या हो जाएगा, x माइनस सॉरी ये f ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ से f ऑफ y की वैल्यू जीरो है, यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू जीरो है। सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x। बट हमें जैसे कि पता है कि हमारा फंक्शन आइडेंटिकली जीरो, तो f ऑफ y की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, which implies that g of x is equal to zero for all x belongs to real numbers। ओके, हेलो, हाँ। तो हमारा g of x है दैट इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल x belongs to real numbers। बट हमें पता है कि g ऑफ वन की वैल्यू तो हमारे पास माइनस एट है, ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, ओके, जो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो g ऑफ एट की वैल्यू है दैट इज वन, g ऑफ वन की वैल्यू माइनस एट है, वो ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारी g ऑफ वन की वैल्यू है दैट इज माइनस एट। बट यहाँ से हमारे पास क्या है कि जो हमारा g है दैट इज आइडेंटिकली जीरो, तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि जो g ऑफ वन की वैल्यू दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि g ऑफ वन की वैल्यू माइनस एट है, which implies that g is not identically zero, which implies that f is also not identically zero, which implies nothing। yeah? तो जो हमारा f है दैट इज नॉट आइडेंटिकली जीरो। ओके, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहला क्लेम ये था कि हमारा जो f है दैट इज नॉट आइडेंटिकली जीरो, ये प्रूफ हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये प्रूफ करने वाले हैं कि हमारा जो फंक्शन है दैट इज इंजेक्टिव। ओके, तो हम यहाँ पे p ऑफ a कॉमा x एंड p ऑफ a कॉमा y से ये प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट f is इंजेक्टिव। हम इस जगह पे सिर्फ ये प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन f है दैट इज इंजेक्टिव। हम फंक्शन g के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ओके, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टेटमेंट p ऑफ a कॉमा x क्या बोलने वाला है। स्टेटमेंट p कॉमा f ऑफ a माइनस थ्री टाइम्स ऑफ f ऑफ x होगा दैट इज इक्वल्स टू a टाइम्स f ऑफ x माइनस y टाइम्स सॉरी x टाइम्स f ऑफ a प्लस g ऑफ
x। ओके, तो g ऑफ x में g ऑफ a होने वाला है। ओके, और सिमिलरली p ऑफ a y क्या बोलने वाला है? अब जो मेरा ऊपर स्टेटमेंट लिखा है उसके अंदर मैं सब जगह पे x को y से प्लेस कर दूंगा। f of a minus 3 times of f of y, that is equals to a times of f of y minus y times of f of a plus g of a। ओके, अगर अब मैं ये अज्यूम करूं, अब मेरा फंक्शन इंजेक्टिव कब होगा? जब मैं ये दिखा पाऊं कि f of x equals to f of y implies that x is equals to y. This implies that f is injective। ओके, अगर मैं ये assume करूं f of x is equals to f of y है, वहां से अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आती है कि f of x सॉरी x is equals to y है, उसका मतलब क्या है कि मेरा फंक्शन इंजेक्टिव है। तो मैं यहाँ पे यही assume करूंगा कि जो मेरा फंक्शन f है that is f of x है that is equals to f of y। Assume f of x is equals to f of y. This will give us a minus 3 times of f of x is equals to a minus 3 times of f of y, which will implies that f of a minus 3 times of f of x is equals to f of a minus 3 times of f of y। Is that correct? अब इन दोनों इक्वेशन के जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड मेरी इक्वल है, which implies that जो राइट हैंड साइड है तो वो भी मेरी इक्वल होने वाले हैं, which implies that a times of f of x minus x times of f of a plus g of a is equals to a times of f of y minus y times of f of a plus g of a। g of a और g of a दोनों साइड से कैंसिल आउट होने वाले हैं। ओके, और साथ ही में सॉरी हाँ, और साथ ही में हमें पता है कि जो f of x that is equals to f of y, which will implies that a times of f of x is equals to a times of f of y। so यहाँ से ये वाली दो वैल्यूज भी कैंसिल आउट होने वाली है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा कि जो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए है that is equals to minus of y times of f of a। this will implies that x is equals to y। ओके, तो हमने क्या assume किया था कि जो हमारा f of x है that is equals to f of y, और हमने वहां से क्या डिड्यूस किया कि जो हमारा फंक्शन जो x है that is equals to y। this will implies that f is injective। ओके, हमने फंक्शन इंजेक्टिव शो कर दिया। अब हम यहाँ पे ये दिखाने वाले हैं कि जो हमारी फंक्शन की जो हमारा जो सबसे पहले हमने अज्यूम किया था कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू है, यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं होने वाली है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अज्यूम करेंगे कि लेट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, जो एफ ऑफ जीरो है दैट इज इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद हम यहाँ से ये दिखाने वाले हैं कि जो एफ ऑफ जीरो है दैट इज सॉरी एक सेकेंड, हम यहाँ पे ये assume करेंगे a इज इक्वल टू जीरो, और हम यहाँ से ये दिखाने वाले हैं कि a की वैल्यू जीरो नहीं होने वाली है। यहाँ पे हम किसी एक कॉन्ट्रडिक्शन पर अराइज करने वाले हैं। ओके, क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे p ऑफ x कॉमा जीरो की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, p ऑफ x कॉमा जीरो की। ओके, अब हम p ऑफ x कॉमा जीरो की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहां से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, हम वो देखते हैं कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो p ऑफ x कॉमा जीरो क्या होगा, हम इस वाले जो पी ऑफ एक्स कॉमा जीरो होगा इस वाले फंक्शन में हम y की जगह पे सब जगह जीरो पुट कर देंगे। ओके, और एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ओके, तो यहाँ से हमने क्या एज्यूम किया था, एज्यूम a is equal to जीरो। सो p ऑफ x कॉमा जीरो की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, p ऑफ x कॉमा जीरो की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, f ऑफ x माइनस थ्री टाइम्स ऑफ f ऑफ जीरो। बट f ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है क्योंकि दिस विल implies that f of 0 is equals to 0। okay, that is equals to x times of f of 0, this will also give us 0, minus 0 times of f of x, this will also give us 0, plus g of x। this implies that f of x जो है that is equals to my g of x। तो मैं इसको इक्वेशन स्टार मार्क करके रखता हूँ। ओके, अब इसी जगह पर मैं एक और वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, दैट इज माय p ऑफ x कॉमा x। ओके, p ऑफ x कॉमा x मुझे क्या देगा, f of x minus 3 times of f of x, that is equals to x times of f of x minus x times of f of x plus g of x। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो अब मेरे पास यहाँ से क्या आया,
इसको मैं इक्वेशन स्टार डैश नेम देता हूं, तो इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन स्टार डैश में मेरे पास आएगा कि जो f ऑफ x है दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ x। बट जैसे कि मैं पता था कि जो हमारा फंक्शन है दैट इज इंजेक्टिव, सिंस f is injective implies that x is equals to x minus 3 times of f of x. This implies that f is identically 0. ओके, बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अज्यूम कर रखा था कि एक बार कि हमारा फंक्शन आइडेंटिकली 0 है, वहां से हम एक कॉन्ट्रडिक्शन पर राइज किए थे और उसकी मदद से हम दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, which implies that a is not equals to 0. ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ये चीज दिखाएंगे कि हमारा जो फंक्शन है दैट इज बाइजेक्टिव एज वेल। ओके, हम फंक्शन को इंजेक्टिव दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम p ऑफ 0, x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा कि हम एक वैल्यू पे पहुंचेंगे, वहां से हमारा फंक्शन क्या हो रहा होगा, बाइजेक्शन शो हो रहा होगा। तो p ऑफ 0, x हमें क्या देगा, f ऑफ 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू x, so this is equals to 0 minus x times of f of 0 प्लस g of x। बट f of 0 की वैल्यू तो हमने सबसे स्टार्टिंग में assume की थी, हम उसको a मान के चल रहे हैं। ओके, सो this implies that f of minus 3 times of f of x is equals to g of x minus x times a for all x belongs to real numbers। कर दी यहाँ पे g of 0, ये g of x नहीं, this is g of 0 and this is also g of 0, तो मैं g of 0 को यहाँ पे c लिख लेता हूँ। तो my f of minus 3 times f of x is equal to c minus x times a, where x is my variable and c and a are my constant। तो यहाँ से आप ये देखो कि जो मेरा f है, मैं for one sorry for unique value of x we are getting unique output। This implies that जो हमारा फंक्शन f है that is bijective। ओके, तो यहाँ से जो हमारा फंक्शन f क्या क्या बाइजेक्शन आ गया, which implies that f is surjective as well। तो हमें यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का यूज करना था, इस वजह से मैंने यहाँ पे फंक्शन को बाइजेक्टिव दिखाने की कोशिश की है, और कोई रीजन नहीं था। तो मैंने यहाँ पे क्या दिखा दी कि जो मेरा फंक्शन है दैट इज बाइजेक्टिव, व्हिच इंप्लाइज दैट माय फंक्शन इज सब्जेक्टिव एज वेल। फॉर ऑल a there exists b such that f of b is equals to a। मतलब कि मेरी सारी वैल्यूज जो कि रियल नंबर में बिलोंग करती है, रियल सेट में, उसके लिए प्री इमेज एक एग्जिस्ट करती है, व्हिच इंप्लाइज दैट 0 की भी मेरी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती होगी, व्हिच इंप्लाइज दैट लेट f of u is equals to 0। मतलब 0 की जो प्री इमेज है दैट इज u। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो f of eu है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे p ऑफ u कॉमा u फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, f of u minus 3 times of f of u। तो this whole thing is equals to 0, that is equals to g of u। This implies that g of u is equals to 0। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि जो हमारी g of u की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इस वैल्यू को यूज करके मैं अपने इस वैल्यू को यूज करके, सब्जेक्टिविटी का यूज करके मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले p ऑफ u एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा, और वहां से मैं क्या करूंगा, सब्जेक्टिविटी ऑफ g ऑफ u g ऑफ u की वैल्यू 0 है उसका यूज करके मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो p ऑफ u 0 u x मुझे क्या देगा, f ऑफ u minus 3 times of f of x that is equals to my u times of f of x minus x times of f of u, this will be equals to 0, plus f of u, and this is also 0। This implies that f of u minus 3 times of f of x is equals to u times of f of x for all x belongs to real numbers, and f of u is equals to 0। हेलो, या
तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जो f of u minus 3 times of f of x that is equals to u times of f of x, ये चीज आई मेरे पास। बट जैसे कि मुझे पता है कि जो मेरा फंक्शन सब्जेक्टिव है, तो सारी वैल्यूज, जितनी भी सारी वैल्यूज x हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, उनकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, so for all y there exists x such that f of x is equals to y। ओके तो मैं क्या करता हूं, मैं मतलब एक फिक्स वैल्यू, मतलब एक मेरी फिक्स वैल्यू y है। ओके मैं यहाँ से फॉर ऑल हटा देता हूँ, मेरी एक फिक्स वैल्यू y है, उसकी भी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो मैं f of x की वैल्यू y मान के चलता हूँ। तो ऐसे मेरे पास क्या आएगा कि जो f of u minus 3 times of y है that is equals to u times of y। ओके ये क्या है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे u minus 3 times of y को अगर z से रिप्लेस करता हूँ, तो मेरा यहाँ से क्या आएगा, f of z की वैल्यू आ रही होगी मेरी समथिंग c times z plus k। ओके वेर c एंड k आर कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे c और k की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा फंक्शन आ गया। अब मैं इस फंक्शन में क्या करूंगा, इस ओरिजिनल वाली इक्वेशन में पुट करूंगा और वहां से उसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा। वहां से मेरे को c और k की वैल्यू मिल जाएंगी और g ऑफ 1 की वैल्यू का यूज करके मैं उनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकता हूँ। तो जो ये लास्ट पार्ट है जिसमें आपको ये वैल्यू को पुट करना है और वहां से आपको सोल्यूशन निकालना है, दैट विल बी अ होमवर्क फॉर यू गाइस। और आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो अगर आपको किसी पार्ट में डाउट हो तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम में डाउट है जो कि इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई विल reply to that problem, and please subscribe to Vedantu Olympiad School for more upcoming videos, and thank you।